बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बकर एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ नईमुल्लाह कुरैशी। पर्सोना की ग्रैंड सीरीज़ के सिलसिले में जिस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे उसका तल्लुक जो है वो साइकोलॉजी के साथ है। पहले पार्ट में हम उसके 54 क्वेश्चन जो है वो हल कर चुके हैं। आपका कीमती वक्त ज़ाया के बगैर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट, उनके बारे में बहुत ही अहम आइडियाज़ और उनके की कॉन्सेप्ट्स और साइड बाई साइड इन्फॉर्मेशन आपको लर्न करने को मिलेगी। आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना और बहुत तवज्जो के साथ अटेंड करना है। 55 नंबर क्वेश्चन है, जेन पियाजे अ फेमस साइकोलॉजिस्ट वाज बोर्न इन स्विट्ज़रलैंड। देखिए, जेन पियाजे बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर्स थे, साइकोलॉजिस्ट थे। बेसिकली जब वो कुछ टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि हर एज के बच्चे हर किस्म के सवाल का जवाब नहीं दे सकते, बल्कि कुछ बच्चे एक ख़ास किस्म के लेवल के सवाल का जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन एक ख़ास हद तक के आगे जो है उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसने ये चीज़ अंदाज़ा लगाई कि जो एज के फैक्टर्स हैं वो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किरदार अदा करते हैं। बाद में उसने इन्हीं चीज़ों को अपने बच्चों पर ऑब्ज़र्व किया और उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद एक बहुत ही मारूफ थ्योरी पेश की जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी कहा जाता है। जो पियाजे का कॉग्निटिव व्यू है, यानी कि हमारी जो कॉग्निशन है, थॉट है, कैसे डेवलप होती है, और इसका जो एपिस्टिमोलॉजिकल व्यू है, एपिस्टिमोलॉजी आपको पता है नॉलेज की स्टडी को कहते हैं कि बच्चे ये नॉलेज यानी कि जो हमारा नॉलेज है कैसे गेन करते हैं। तो ये जो कॉग्निशन डेवलप कैसे होती है और उसका एपिस्टिमोलॉजिकल व्यू यानी कि ये नॉलेज कैसे डेवलप होता है, इसको मजमूई तौर पर पियाजे की जेनेटिक एपिस्टिमोलॉजी कहा जाता है। तो इसी वजह से पियाजे को जेनेटिक एपिस्टिमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि पियाजे इस बिलीफ का हामिल था कि जब बच्चे लर्न कर रहे होते हैं, कुछ नॉलेज की एक्विजिशन कर रहे होते हैं, उसको गेन कर रहे होते हैं, उसको बिल्ड कर रहे होते हैं, तो उनमें अपना ही उनका किरदार होता है। वो खुद ही उनका माइंड जो है इस तमाम तर प्रोसेस की प्रोसेसिंग कर रहा होता है। तो लिहाजा उनकी कॉग्निशन जो है वो खुद ब खुद डेवलप हो रही होती है, कंस्ट्रक्ट हो रही होती है। तो चूँकि बच्चे ये सारा काम अपने माइंड के ज़रिए खुद ही कर रहे होते हैं, अपनी कॉग्निशन को खुद बिल्ड यानी कि खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। पियाजे यही समझता है कि बच्चे अपनी कॉग्निशन को, अपनी थॉट, अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, तामीर करते हैं, बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। इसी वजह से पियाजे को कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट मीन कि बच्चे अपना नॉलेज खुद बिल्ड करते हैं अपनी पर्सनल एफर्ट के साथ, अपनी मेंटल प्रोसेसिंग, अपनी एबिलिटीज़ और सलाहियतों के मुताबिक। तो ये चंद इन्फॉर्मेशन थी पियाजे के बारे में। उसने जो थ्योरी डेवलप की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसकी 4 अहम स्टेजेस थी: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो उसके बारे में जो सवाल हैं उसको आने वाले सवालों में जायज़ा लेते हैं जी। 56 नंबर है, जेन पियाजे प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये 56 का जो है सी जवाब दुरुस्त है, सी जवाब दुरुस्त है। आपने इसको करेक्ट करना है। ये बहुत ही अहम तरीन और एक कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिमिलेशन अकोमोडेशन वर प्रेजेंटेड बाय। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है? देखिए, पियाजे ये समझता है कि जब बच्चा लैंग्वेज एक्विजिशन करता है, ठीक है, तो वो एक ख़ास प्रोसेस से गुजरता है जिसकी मैं आपको एक डायग्राम से जो है मैं आपको समझाता हूँ जी। अब ये डायग्राम देख रहे हैं कि एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये सारे कंसेप्ट जो है वो किसने पेश किए? ये पियाजे के कॉन्सेप्ट। इनसे मुराद क्या है? इससे पहले जो चीज़ एग्जिस्ट करती है दैट इज स्कीमा। स्कीमा होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक इन्फॉर्मेशन। जब बच्चे को किसी भी चीज़ के बारे में, जब बच्चा अपनी इन्वायरमेंट को नोटिस करता है तो वो हम उस जो लफ्ज़ बोलते हैं वो चीज़ों के साथ एसोसिएट करते हैं, तो वो बच्चा भी क्या करता है, मेंटली उन लफ्ज़ों को उन चीज़ों के साथ एसोसिएट करता है, वो लफ्ज़ सीखता है। ठीक है, उसको हम स्कीमा कहते हैं, यानी कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। फ़र्ज़ करें बच्चे ने सीखा बिल्ली, तो ये एक बिल्ली जो है ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। उसने सीखा चिड़िया, ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, अब बच्चे ने ये लफ्ज़ सीख लिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब बच्चे ने जब ये सीख रहा था तो उसके जहन में कॉन्टेक्स्ट था कि ये लफ्ज़ इस सेंस में बोला जाता था, इस मौके पे बोला जाता था। तो जब उसको भी वैसा ही मौका मिलेगा तो उस मौके में वो भी वही लफ्ज़ बोलेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं एसिमिलेशन। अब स्कीमा क्या होगा? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक यूनिट, बेसिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब वो उसी बेसिक इन्फॉर्मेशन को वो सिचुएशन मिलने पर, वैसी सिचुएशन मिलने पर खुद बोलेगा, खुद एक्सप्रेस करेगा, तो इसका मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन करना, एसिमिलेट करना। मिसाल के तौर पर बच्चे ने बिल्ली सीखा, ठीक है, अब ये उसका स्कीमा था, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब उसने जब बिल्ली को देखा तो उसने भी कहा उसे कि बिल्ली, उसने भी उसको बिल्ली के लफ्ज़ के साथ एसोसिएट किया। सो दिस इज कॉल्ड
एसिमिलेशन। यानी कि एसिमिलेशन क्या होता है, जब, गौर से सुनिएगा, जब आप उस स्कीमा को यूज़ करते हैं, व्हेन यू यूज योर एग्जिस्टिंग स्कीमा, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। बिल्ली का लफ्ज़ था, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, सिचुएशन आई, ठीक है, वैसी सेम सिचुएशन आई, तो क्या हुआ, सेम सिचुएशन आई, तो क्या उसने भी बिल्ली को बिल्ली कहा, तो उसने क्या किया, उस स्कीमा को, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था, बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज था, उसको एक्सप्रेस किया। सो व्हेन यू यूज, या व्हेन अ चाइल्ड यूजेज हिज एग्जिस्टिंग स्कीमा, जैसा स्कीमा मिला था उसको वैसे ही यूज करता है, चेंज किए बगैर एग्जिस्टिंग स्कीमा को यूज करता है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। आगे बारी आती है इक्विलिब्रियम की। जब तक वो बच्चा उस स्कीमा को सही उसका इतलाक करता रहता है, सही यानी कि बिल्ली को ही बिल्ली कहता रहता है, तो उसका जहन तवाज़ुन में रहता है, यानी कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहता है। जब तक उसका जो बच्चा है वो उस स्कीमा को सही इस्तेमाल करता रहेगा, तो वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहेगा, यानी कि सही उसका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, अब न्यू सिचुएशन आ जाती है। न्यू सिचुएशन से क्या मुराद है, पहले वाली सिचुएशन नहीं रही, अब न्यू सिचुएशन। अब उसने फर्ज करे डॉग देख लिया, अब डॉग देखा, उसका तो कॉन्सेप्ट है स्कीमा का, क्या कि 4 बिल्ली होती है, 4 पाँव होते हैं, दुम होती है, ऐसी शक्ल, ऐसी जिसामत, ये कोई बिल्ली होती है। अब उसने एक छोटा सा कोई पप्पी देख लिया, कोई डॉग देख लिया, ठीक है, तो क्या होता है, ये नई सिचुएशन है। अब उसने वहाँ भी उस डॉग को भी, उस पप्पी को भी जाके क्या कह दिया कि ये बिल्ली है, तो उसके इर्द गिर्द मैं मौजूद हूँगा, हम मौजूद होंगे, या वो कुछ ऐसी, या वो खुद इटसेल्फ वो चीज़ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज शो करेगी। मिसाल के तौर पर बिल्ली तो म्याऊं करती है, लेकिन डॉग तो म्याऊं नहीं करता, वो तो बार्क करता है। तो वो नोटिस करेगा कि नहीं, बिल्ली तो ऐसा नहीं करती थी। तो जब न्यू सिचुएशन में वो उसको बिल्ली कह बैठेगा, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी एग्जिबिट होंगी जो उसके पहले स्कीमा से मैच नहीं करती, तो वो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में चला जाएगा कि नहीं, ये तो वो नहीं है, ठीक है। तो न्यू सिचुएशन का वास्ता पढ़ने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट। अब जब वो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में चला जाएगा, तो फिर वो मजीद सोचेगा, उस नई चीज को उसकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर अलग से आइडेंटिफाई करेगा, अलग से कैटेगराइज करेगा, ठीक हो गया। अब क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा उस नई चीज की प्रॉपर्टीज को, और उसको अलग से समझेगा, फिर उसको बताया जाएगा, जब वो समझेगा कि ये कोई और चीज है, ये पप्पी है, ये कुत्ता है। अब वो बिल्ली की प्रॉपर्टीज को अलग कर लेगा और कुत्ते की प्रॉपर्टीज को अलग कर लेगा, और उनको दोनों से अलग अलग जब करेगा, तो इस चीज को हम कहते हैं अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन क्या होती है, अकोमोडेशन हुई कैसे, शुरू शुरू में स्कीमा बिल्ट हुआ, स्कीमा जब तक फिट यूज होता रहा एसिमिलेशन थी, स्कीमा जब यूज होता रहा उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, और जब तक दुरुस्त होता रहा उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट। अब नई सिचुएशन आ गई, नई चीज आ गई, उसने पुराना स्कीमा यूज किया, वो तो फिट नहीं बैठा, डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, उसको उसके एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज करना पड़ेगा, समझ आ गई। यानी कि वो स्कीमा जो है उसको उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसमें चेंज लानी पड़ेगी। तो अकोमोडेशन क्या होता है, व्हेन समवन चेंजेस, अल्टर्स हिज या हर स्कीमा टू रिस्पॉन्ड टू द न्यू सिचुएशन। क्योंकि जब यहां पे क्या होगा, उसका वास्ता किससे पड़ रहा है, न्यू सिचुएशन से पड़ रहा है। अब वो न्यू सिचुएशन से वास्ता पढ़ने के लिए उसको स्कीमा पुराने वाला काम नहीं कर रहा, अब उसको अल्टर करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। तो अकोमोडेशन में याद रखें क्या होता है, 2 चीजें होती है, चेंज होता है, अल्टर होता है, और नई सिचुएशन से वास्ता पड़ता है। सो व्हेन समवन चेंजेस हिज प्रीवियस स्कीमा, एग्जिस्टिंग स्कीमा, अल्टर्स हिज एक्सिस्टिंग स्कीमा इन अ न्यू सिचुएशन, अकोमोडेट करता है, ठीक है, उसको कहते हैं अकोमोडेशन। तो ये था बेसिक कंसेप्ट एसिमिलेशन, स्कीमा एसिमिलेशन का, और फिर अकोमोडेशन का। जी अब वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। 57 द कंसेप्ट्स ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन वर प्रेजेंटेड बाय, साफ ज़रा जीन पियाजे की अभी हमने पढ़ा है। अच्छा जी, कुछ सवाल है कि दीज आर द बायोलॉजिकल चेंजेस दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड इन ईच ह्यूमन बीइंग एट कंसेप्शन। जेनेटिकली क्या होता है, जेनेटिकली ये होता है कि हर चीज़ ने अपने जेनेटिक हिसाब से उसमें ग्रोथ आएगी, बढ़ोतरी होगी, बढ़ना है उसमें। जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, वो पहले बच्चा होगा, फिर टॉडलर होगा, फिर वो चलना शुरू करेगा, फिर मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। क्या है, उन मैच्योरेशन ये चीज़ें होती हैं, जेनेटिकली प्रोग्राम वो चीज़ें होती हैं जिनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। वो कवानीन कुदरत के तहत खुद ब खुद उनको फ़रोग मिलता रहता है, और वो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, अपने हिसाब से ग्रो करता रहता है, और वो बराबर होता रहता है, वो अपनी एक्टिविटीज़ के हिसाब से जो है वो
ग्रो होता रहता है, ठीक है। सो दिस इज दीज बायोलॉजिकल चेंजेस के बतदरीज जो तब्दीली आती है वो मैचुरेशन होती है। अच्छा जी, 59 है, दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। ये स्कीमा होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जिसको मैंने ऊपर कहा है, जिस तरह बिल्ली को बिल्ली कहना, ठीक है, पापा कहना, मम्मा कहना, यानी कि ये जो छोटे छोटे लफ्ज हैं, दीज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, इनको हम स्कीमा कहते हैं। अब देखिए, व्हेन अ मैन यूजेज हिज एग्जिस्टिंग स्कीमा, एग्जिस्टिंग स्कीमा की बात हो रही है। एग्जिस्टिंग वो होता है जो पहला होता है, इसमें अभी चेंजिंग नहीं आई। तो ऐसा स्कीमा, व्हेन अ मैन यूजेज हिज एग्जिस्टिंग स्कीमा टू मेक अ सेंस ऑफ इवेंट इन द वर्ल्ड, वो जिस सेंस में उसने उनको सीखा था उसी सेंस में उसको यूज करना सीखता है। दिस इज कॉल्ड असिमिलेशन। जिस तरह ऊपर मैंने आपको मिसाल दी, उसने बिल्ली सीखा, बिल्ली को देखकर बिल्ली का, यानी कि उसी सिचुएशन में अप्लाई किया, तो दिस इज कॉल्ड, यानी कि यूज ऑफ स्कीमा इज कॉल्ड एसिमिलेशन। व्हेन अ पर्सन मस्ट चेंज हिज एग्जिस्टिंग स्कीमा टू रिस्पॉन्ड टू अ न्यू सिचुएशन, कितनी आसान बात है। व्हेन अ पर्सन मस्ट चेंज, आल्टर करेगा, चेंज करेगा, हिज एग्जिस्टिंग स्कीमा, वो पुराना स्कीमा, क्यों? क्योंकि उसका न्यू सिचुएशन से वास्ता पड़ा था जिसमें उसका स्कीमा फिट नहीं बैठ रहा था, जिसकी वजह से वो डिसइक्विलिब्रियम में चला गया था। अब उसको चेंज करने की जरूरत है। पुराना स्कीमा, पुरानी मालूमात काम नहीं कर रही, उसको चेंज करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। न्यू सिचुएशन का लफ्ज भी आया हुआ है, चेंज का भी लफ्ज आया हुआ है। 62 है, द थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे जो है उसकी 4 स्टेजेस है, बहुत ही अहम सवाल है और बहुत ही फेमस सवाल है। फर्स्ट स्टेज जो है ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज वो होती है जिसमें बच्चा सेंसरी और मोटर स्किल्स, यानी कि अपने सेंसेस और अपनी फिजिकल मूवमेंट्स के जरिए जो है वो सीखता है। आगे उसकी मजीद टर्मिनोलॉजी जहाँ पे आएंगे उसको डिस्कस करेंगे। इसका जो ड्यूरेशन होता है सेंसरी मोटर स्टेज का, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ टू 2 ईयर, यानी कि एक से बर्थ से लेकर पहले जो 2 साल हैं उनका ताल्लुक जो है वो सेंसरी मोटर स्किल्स के साथ होता है, सेंसरी मोटर स्टेज के साथ होता है। 65 है, चाइल्ड एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस रादर देन द मेंटल प्रोसेस। बच्चा अभी कॉग्निटिव प्रोसेस का शुरू नहीं होते, वो किसी चीज़ को छुएगा उसको पता चलेगा ये गर्म होती है, ये ठंडी है, ये नरम है, ये सख्त है, वगैरह वगैरह, या देखेगा या छुएगा, ठीक है। अपने क्या सेंसेस जो ऑर्गन्स हैं, आइज़ हो गया, टच हो गया, हेयर हो, उनसे चीज़ों को जब वो परसीव करता है, ठीक है। सो नाम से ज़ाहिर है सेंसरी मोटर, ठीक है, सेंसेस को यूटिलाइज करें। क्वेश्चन नंबर 66 द सेकंड स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो प्री ऑपरेशनल। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑपरेशनल होता है जहाँ पे वो ऑपरेट करने के काबिल है, जहाँ पे वो खुद चीज़ों को ऑपरेट करने के काबिल है, वो तो होगी ऑपरेशनल, वो इससे बाद आती है। प्री ऑपरेशनल का मतलब है अभी वो इन चीज़ों के काबिल नहीं है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो खुद जज करने के, उनको आइडेंटिफाई करने में या ऑपरेट करने के काबिल नहीं है। कुछ ऐसे काम हैं जिनको वो खुद से नहीं कर सकता, उनको समझने की भी सलाहियत नहीं है, उसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल। ऑपरेशन ऑपरेट करने से पहले की स्टेज, ठीक है। ये जो स्टेज होती है 67 नंबर में, सेकंड स्टेज होती है, उसका दौरान जो होता है वो 2 to 7 ईयर्स होता है। अब देखें, सिंबॉलिक फंक्शनिंग, सेंट्रेशन, इंट्यूटिव थॉट्स, ईगोसेंट्रिक, एबिलिटी टू कंजर्व एंड इमिटेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्री ऑपरेशनल। अब देखिए ये सारी होती क्या, इनको मैं थोड़ा थोड़ा जो है ब्रीफली आपको बता देता हूँ। सिंबॉलिक फंक्शन से क्या मुराद है? देखिए, प्री ऑपरेशनल की स्टेज जो होती है वो याद है कि 2 से 7 साल के दरमियान होती है। अगर आप अपने बच्चों के घर पे बच्चों पे भी इसको अप्लाई करें तो आप अच्छी तरह इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सिंबॉलिक फंक्शन से मुराद है अलामती इजहार। बच्चे काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं मैं टीचर हूँ, आप मेरी स्टूडेंट हैं, मैं डॉक्टर हूँ, आप पेशेंट हैं, मैं शॉपकीपर हूँ, आप जो है वो क्या नाम है, कस्टमर है। यानी कि वो अपने अपने डिफरेंट रोल बना लेते हैं। मैं खाना पका रही हूँ, मैं कुकिंग कर रही हूँ, ये है वो है, मैं डॉक्टर वगैरह वगैरह, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें, दिस इज़ कॉल्ड सिंबॉलिक फंक्शनिंग। अलामती तौर पर वो कुछ रोल अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चे। अच्छा, सेंट्रेशन क्या होता है? किसी चीज़ को एक नुक्ते निगाह से देखना, उसके मल्टीपल एस्पेक्ट से जो है वो आगाह ना होना, यानी कि एक उसकी एक एबिलिटी पर फोकस करना कि कोई चीज़ जो है उसका एक ही फंक्शन है। इंट्यूटिव थॉट्स, इंट्यूटिव थॉट्स ऐसी थॉट्स होती हैं कि वो जैसा उनको कहा जाता है ना वैसी की वैसी चीज़ों पर बिलीव रखते हैं विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी लॉजिक, ठीक है। वो जैसे उनको बता दिया जाता है वैसे ही उनको क्यों? क्योंकि ये प्री ऑपरेशनल की स्टेज है, अभी उनका माइंड की अपनी पर्सनल प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो जैसे उनको बताया जाता है वैसे बिलीव कर लेते हैं, ठीक है। और उनकी कोई भी बिलीव सिस्टम बाकायदा किसी रीज़न जो लॉजिक पे बेस नहीं कर रहा होता। ईगो सेंटर, ईगो कहते हैं मैं खुद, बच्चा खुद, पर्सन खुद। सेंट्रिक मतलब है अपनी उसी तरफ रुझान रखना, यानी कि खुद की तरफ रुझान रखना। क्या कि जैसा मैं समझता हूँ वैसा ठीक है, जो चीज़ मुझे पसंद है सबको शायद वही पसंद है,
जो चीज़ जिससे मैं डरता हूँ, मैं समझता हूँ कि बाकी भी इसी से डरते हैं। मिसाल के तौर पर एक पोता जो है वो दादा से कहेगा, एक अगर दादा जो कहे पोते को कि मैं आपके लिए क्या लाऊं, तो या दादा सॉरी पोता जो है, सॉरी मैं मिक्स कर गया, पोता अगर दादा ना पोते से ये कहे कि मैं आपके लिए मेरे लिए कुछ क्या लाओगे, तो वो बच्चा कहता है, वो पोता कहता है कि दादाजी मैं आपके लिए चॉकलेट ले आऊँगा। वो ये समझते हैं शायद दादा को भी चॉकलेट पसंद है। क्यों? वो समझते हैं जो चीज़ मुझे पसंद है सबको ही पसंद है। अगर वो डॉग से डरता है, सब डॉग से डरते हैं, वो समझता है। ईगो सेंटर, ठीक है, यानी कि जो चीज़ अपने लिए बेहतर समझता है उसको सब पर अप्लाई कर देता है। एबिलिटी टू कंजर्व, कंजर्व का मतलब क्या होता है? अभी उसमें ये सलाहियत नहीं होती, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है, कानून बकाए मादा जो होता है, ठीक है, कि एक चीज़ जग में पड़ी है, एक पानी जग में पड़ा है, अगर वो बॉटम पे है तो उसे कम नज़र आता है, लेकिन वही प्रॉपर्टी, वही इतनी मकदार का पानी गिलास में हो तो उसको ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है। अगर एक बच्चे को जो है वो 100 रुपये के एक नोट दे दें तो शायद वो उसको एक नोट समझे, लेकिन अगर एक दूसरे साथी बच्चे को 10-10 रुपये वाले 10 नोट समझे, वो उससे ज़्यादा खुश हो जाएगा कि मेरे पास ज़्यादा पैसे। मतलब उसके पास अभी ये थॉट नहीं होती कि ये चीज़ें आपस में इक्वली है, लेकिन वो अभी इन चीज़ों को समझने की सलाहियत नहीं रखता। अच्छा, इमिटेटिंग का मतलब क्या होता है? वो लोगों को ऑब्जर्व करके जैसे वो कर रहे होते हैं वैसा उनको देख के कर रहा होता है, ठीक, इमिटेट कर रहे हैं, कॉपी करने की सलाहियत है। यानी कि उसके अपने अभी ऑपरेशन स्टार्ट्स नहीं हुए, वो डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो अपने आप को बिल्टअप कर रहा है, ठीक है, इमिटेट करता है, कॉपी करता है, दूसरों को देखता है। तो ये सारे ऑपरेशन जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज का हिस्सा है। द थर्ड स्टेज जो है इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशन। अब देखिए कॉन्क्रीट का नाम ही क्या है? ठोस। अब यहाँ पे सख्ती आ गई है, ठोस आ गया, अब कुछ ना कुछ करने की स्टेज आ गई है, ठीक है। कॉन्क्रीट में क्या होता है? द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट 70, द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड द फंक्शनिंग टेक्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्लेस। ये सवाल, इसका तल्लुक जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के साथ है। ये जवाब डी दुरुस्त है, जहाँ से इसको थोड़ा सा ये असल में रिपीट हो गया ये सवाल, ठीक है। तो इसका जवाब डी है। अभी हम थर्ड स्टेज की जानिब जो है वो बढ़ते हैं। 71, द चाइल्ड स्टार्ट्स थिंकिंग लॉजिकली। लॉजिकल थिंकिंग जो है वो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज पर स्टार्ट होती है। लॉजिकल थिंकिंग जो है, बच्चा अब खुद इस काबिल है कि चीज़ों को जज कर सकता है, वो एक ही चीज़ के डिफरेंट एंगल से जो है वो आगाह होता है, ठीक है। वो कंजर्वेशन उसकी डेवलप हो जाती है, ठीक है। वो ये समझता है कि जो जग में पानी है गिलास में भी उतना ही होता है, ठीक है। मतलब उसमें अब ये तफरीक कायम करने की सलाहियत पैदा हो गई है कि वो चीज़ों को खुद से जज कर सकता है। इसी तरह मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, सीरिएशन हो गई, सेंट्रेशन हो गई, कंजर्वेशन हो गई, ठीक है, और बहुत सी इसके आइडियाज़ हैं, ठीक है, आगे आएंगे जो इनको डिस्कस करेंगे, वो उसमें बिल्टअप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थे जी किससे तल्लुक़? इसका तल्लुक़ था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के साथ। उसके बाद 72, द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड द फंक्शनिंग टेक्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्लेस। दिस इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पहली स्टेज होती है 2 साल तक, दूसरी 7 साल तक, तीसरी 11 साल तक, ठीक है, और चौथी जो है वो 11 साल से ऑनवर्ड होती है, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ठीक है। सो हाईएस्ट स्टेज जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। अब यहाँ पे क्या होता है? बच्चे में जो है क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है, हाई थिंकिंग स्किल्स पैदा हो जाती हैं, ठीक है। बच्चा जो है अपने माइंड को, अपने आइडियाज़ को अच्छी नहज पे इस्तेमाल करना सीख लेता है। ये हाईएस्ट स्टेज है, इसमें डिडक्टिव रीजनिंग पैदा हो जाती है, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग पैदा हो जाती है, क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है, सोफिस्टिकेटेड थॉट पैदा हो जाती है, ठीक है, और बच्चे की जितनी भी जो जहनी इस्तेदाद और सलाहियतें हैं वो अरूज पे पहुंच जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ द हाईएस्ट स्टेज, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट थे किसके? पियाजे के। उसके बाद बात करते हैं जी 73 क्वेश्चन नंबर की। वेगोस्की हु वाज बोर्न इन 1896 एंड डाइड इन 1934। बहुत ही यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। वाज रशियन, सोवियत थे या रशियन थे? बाद सोवियत का लफ्ज़ भी आ जाता है या रशियन का लफ्ज़ आ जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह आइडेंटिफाई करें। अब देखिए वेगोस्की के बारे में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूँ। वेगोस्की जो थे, देखिए ये वो दौर था जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काम हो रहा था। तो जिस तरह पियाजे ने क्या किया, उसने कहा कि बच्चे जो है वो खुद जो है प्रोसेसिंग करके नॉलेज डेवलप करते हैं और ख़ुद ही सीखते हैं। लेकिन वेगोस्की ने क्या कहा? वेगोस्की ने कहा कि नहीं, बच्चे जो उनकी लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, जो थॉट की डेवलपमेंट होती है, उनका अपना किरदार इतना नहीं होता जितना सोसाइटी का होता है, कम्युनिटी का होता है, कल्चर का होता है, सराउंडिंग्स का होता है और बाकी चीज़ों का होता है। सोशल जो एंगल है उसकी तरफ ले गए बात। तो वेगोस्की ने बेसिकली क्या किया? पियाजे ने तो ये किया कि बच्चा खुद ये काम करता है, उसकी अपनी प्रोसेसिंग के ज़रिए बच्चा इस काबिल होता है। लेकिन वेगोस्की ये कहते हैं कि नहीं, जो कम्युनिटी और सोशल पर्सपेक्टिव है और जो लैंग्वेज है
वो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे बेस्ट किरदार अदा करती है। तो उसने ये किरदार किसको दे दिया? सोसाइटी को और लैंग्वेज को। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चा एक सोशल इन्वायरमेंट में रहता है, ठीक हो गया, और वो सोसाइटी से ही सारा कुछ सीखता है। लैंग्वेज एक्विजिशन जब बच्चा पैदा होता है तो वो भी अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली मेम्बर से, और जिस कम्युनिटी में रहता है वहीं से सीखता है, ठीक है। तो लैंग्वेज के जरिए दूसरों से जब कम्युनिकेट करता है, साफ ज़रा कम्युनिकेट करेगा तो दूसरों से करेगा, तो एक सोशल एस्पेक्ट आ जाता है। तो सोसाइटी और लैंग्वेज जो है वो बच्चे को सिखाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? सोशो कॉग्निटिविस्ट कहा जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से उसने फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में स्कैफोल्डिंग का रोल किया, यानी कि ऐसा फेज़ जिसमें हमें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, दूसरे हमें सिखाते हैं, ठीक है, स्कैफोल्डिंग। तो दीज वर सम ऑफ द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वाइगोस्की। तो मैं मज़ीद सवाल जो देखते हैं कि वाइगोस्की स्ट्रांगली एम्फेसाइज ऑन द हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड डैश फैक्टर्स इन द कॉग्निशन। तो यहाँ पे भी करेक्शन की ज़रूरत है, सोशल फैक्टर्स, ठीक है, पॉलिटिकल नहीं है, बी जूस जो है वो दुरुस्त है, सोशल फैक्टर्स, ठीक है। क्यों? देखिए याद रखें, विगोस्की की अप्रोच में लैंग्वेज का इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और सोशल इंट्रैक्शन बहुत है। दो चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 76 है, अकॉर्डिंग टू विगोस्की द स्पेसिफिक नॉलेज गेन्ड बाय द चाइल्ड थ्रू आउट द इंटरेक्शन आल्सो प्रेजेंटेड द शेयर्ड नॉलेज ऑफ द कल्चर इज कॉल्ड इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन से क्या मुराद है कि बच्चे की ये सलाहियत जब वो दूसरों लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट करता है तो उसमें ये सलाहियत होती है कि वो उन चीज़ों को प्रोसेसिंग करता है। लेकिन किन चीज़ों को? वो तमाम तर चीज़ें जो दूसरी सोसाइटी से लेता है, ठीक है, वो उनको प्रोसेस करके उनको समझने के काबिल होता है। इस चीज़ को, इस इंटरेक्शन का लफ्ज़ खुद ही बता रहा है, इंटरनलाइजेशन, ठीक है, उसकी इस प्रॉपर्टी को इंटरनलाइजेशन कहा जाता है। अ लैंग्वेज इज़ अ डायनामिक सेट ऑफ सिंबल्स। लैंग्वेज जो है एक सिंबल्स का सेट होता है, ठीक है, हर लैंग्वेज के अपने सिंबल्स होते हैं। जब लिखते हैं ए बी सी अलिफ बा ता, या जो भी जापानीज़ लिखे, चाइनीज़ लिखे, तो ये जो सारी लैंग्वेज है ये एक्चुअली क्या है? दीज आर सिंबल्स। अच्छा जी, लिंग्विस्टिक्स के कुछ सवाल हैं, आप इसको ज़रा अच्छी तरह देख लेना है। 78 है, इट इन्वॉल्व्स द रूल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द सीक्वेंस ऑफ द स्पीच साउंड्स। साउंड की बात, साउंड कहते हैं फ़ोन, फ़ोन का मतलब होता है साउंड को, ये कुछ लिंग्विस्टिक्स की टर्म्स हैं, ठीक है। और फ़ोन यानी कि साउंड्स की स्टडी को फोनोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड्स भी से कहा जाता है। जिस तरह बे की बे आवाज़ है, बी की, सी की क्या आवाज़ है, या जब लफ्ज़ पढ़ते हैं तो कौन कौन से आवाज़ें पैदा होती है, ठीक है। इस तमाम चीज़ को फोनोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स की स्टडी जो है कहा जाता है। 79 है, कंसिस्ट ऑफ द वोकेबलरी एंड हाउ कंसेप्ट्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू द वर्ड्स इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ द मीनिंग को। वोकेबलरी, लफ्ज़ के मीनिंग क्या है, उसकी वोकेबलरी क्या है, ये आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है, वोकेबलरी की स्टडी या मीनिंग की स्टडी। दिस इज कॉल्ड स्टडी ऑफ सिमेंटिक्स। इसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ मीनिंग्स, स्टडी ऑफ वोकेबलरी कि लफ्ज़ों के मीनिंग्स क्या है, इसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं लिंग्विस्टिक्स की ज़बान। उसके बाद 80 क्वेश्चन नंबर, द रूल्स इन विच वर्ड्स आर अरेंज इनटू सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है लिंग्विस्टिक्स में? जब हम एक फ़िक्रा बनाते हैं तो फ़िक्रे में बहुत सारे अल्फाज होते हैं, उन अल्फाज को हम ऐसे नहीं कर सकते कि जहाँ पे जो लफ्ज़ लगा दें, नहीं, बल्कि हमने उनको स्पेसिफिक ऑर्डर में रखना होता है। मिसाल के तौर पर पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर प्रेडिकेट लगाते हैं, या पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, वगैरह वगैरह। लफ्ज़ों को उस तरतीब और ऑर्डर में फ़िक्रे में प्रेजेंट करना। रूल्स इन विच वर्ड्स आर अरेंज इन अ सेंटेंस। ये देखिए, ये एक चीज़ आपने याद रखनी है, सेंटेक्स में हमेशा सेंटेंस की बात होती है, क्योंकि आगे एक सवाल आएगा जिससे मैं इसको कंपेयर करूँगा। सिंटैक्स में क्या होता है, एक जुमला जब लिखा जाता है तो उसमें हर लफ्ज़ को कहाँ पे आना चाहिए, लफ्ज़ों के अरेंजमेंट क्या होने चाहिए, इस चीज़ को क्या कहते हैं? हम सिंटैक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, नेगेटिव बनाना है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इस तरह जो भी फ़िक्रे हैं हमारे, ठीक है, अफर्मेटिव बनाना है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाना है या हुक्मिया फ़िक्रा इंपेरेटिव बनाना है, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस की नेचर है उसके हिसाब से उसके वर्ड्स की अरेंजमेंट उस सेंटेंस में क्या बनेगी, पूरे सेंटेंस में वर्ड की अरेंजमेंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंटैक्स। 81 इट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रामेटिकल मार्कर्स। मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड की स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी कहलाती है। पूरे जुमले की जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो सीक्वेंस है, अरेंजमेंट है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं, वो जुमला है। वर्ड की स्ट्रक्चर भी होती है, मिसाल के तौर पर विद इन इटसेल्फ वर्ड में वेरिएशन होती है। कैसे? मिसाल के तौर पर एक वर्ड है मैन,
उसकी जमा बनती है मैन, ये वेरिएशन होगी। मैन्स, ये इसको इन्फ्लेक्शन कहते हैं, एस कॉमन लगा के जब एस लगा देते हैं उसमें डू है, डज बन जाता है, डिड बन जाता है, डन बन जाता है। ठीक है, तो एक इस तरह लफ्ज़ है ब्रेव, ब्रेवली। ठीक है, क्विक से क्विकली हम बना लेते हैं। एबल है, डिसेबल बना लेते हैं। यानी कि एक लफ्ज़ में कभी हम सफिक्स लगा रहे हैं, कभी हम प्रीफिक्स लगा रहे हैं, कभी उसके वाहिद बना रहे हैं, कभी जमा बना रहे हैं, कभी ओनरशिप ज़ाहिर कर रहे हैं, वट एवर विद इन वर्ड जो हम उसमें वेरिएशन कर रहे हैं लफ्ज़ में। ठीक है, ग्रामेटिकल मार्कर्स के नाम से जहाँ पे जा रहा है कि एक लफ्ज़ को कितने डिफरेंट ग्रामेटिकल मार्कर्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं मॉर्फोलॉजी, और इसको अलग से जो है वो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड कहा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड। ठीक है, ग्रामेटिकल मार्कर्स यानी कि एक लफ्ज़ कितने डिफिकल्ट ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। 82 है, इट इन्वॉल्व्स द रूल्स ऑफ एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ताल्लुक जो है वो प्रैग्मेटिक्स के साथ, प्रैग्मेटिक्स का ताल्लुक होता है कॉन्टेक्स्ट के साथ। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि वो सिचुएशन जिसमें हमारी लैंग्वेज जो है ना मीनिंग प्रोड्यूस कर रही होती है। इट इन्वॉल्व्स द रूल ऑफ एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, एक प्रैग्मेटिक्स का होना ज़रूरी है, कॉन्टेक्स्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमेशा मीनिंग डेवलप करता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होती है जब उसके प्रैग्मेटिक्स यानी कि कॉन्टेक्स्ट जो है सिचुएशन क्लियर होती है। 83 है, द चाइल्ड बिगिंस वर्ल्ड लर्निंग एट द एज ऑफ 12 मंथ्स। तो ये आपने याद रखना है, यानी कि 1 साल की उम्र में, 12 महीने की उम्र में बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो वर्ल्ड को जो है वो वर्ड्स को जो है वो लर्न कर लेता है। उसके बाद आ जाता है ब्रोड-फ्रेंड ब्रेनर की थ्योरी। तो ब्रोड-फ्रेंड ब्रेनर कौन था, पहले मैं इस सवाल को पढ़ लूँ तो उसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। हु वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल थ्योरी भी कहा है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक ग्लैंस में दे दूँ। देखिए ये सारा वो स्पैन था। अभी आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसकी पढ़ी, पियाजे की पढ़ी, वो क्या था, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट था। उसके बाद आपने किसकी पढ़ी, वेगोस्की की पढ़ी, जो कि एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट था, उसने एक अपना नजरिया पेश किया। ब्रोड-फ्रेंड ब्रेनर ने भी थोड़ा सा अपना नजरिया पेश किया। वो कहते हैं जब हमारी डेवलपमेंट होती है, बच्चा जब डेवलप करता है, सोचता है, थिंकिंग अफकार पैदा होती है, तो उसमें उसके माहौल का भी बड़ा असर होता है। माहौल मीन कि उसका ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेजेज़ में डिफरेंट सिस्टम्स के साथ वास्ता पड़ता है, वो इन चीज़ों को सिस्टम्स में डिवाइड करता है। इसी वजह से इसकी थ्योरी सिस्टम बेस्ड थ्योरी कहलाती है। ठीक है, और इसमें माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो सिस्टम जो है वो मुतारफ़ कराता है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ये सिस्टम क्या है। बहरहाल यूरी ब्रोड-फ्रेंड ब्रेनर वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 29, 1917 और उसकी डेथ जो हुई थी वो 25 सितंबर 2005 को हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद है जी 86, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नेचुरल ऑर्गेनिजम्स एंड देयर नेचुरल डेवलप्ड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी की तारीफ सिंपल लिखी हुई है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द भी जितने वो अवामिल हैं जो उसको मुतासिर करते हैं, जिनके साथ वो इंटरेक्ट करता है, उस चीज़ को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ब्रोड-फ्रेंड ब्रेनर क्या कहता है, उसकी जो थ्योरी है दिस इज सिस्टम बेस्ड। उसने सिस्टम मुतारिफ कराए, कौन कौन से 5, माइक्रो सिस्टम, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो सिस्टम। तो सब में सिस्टम है। अब ये है क्या, इसको मैं आपको ज़रा सा यहाँ पे इस इमेज से जो थोड़ा सा जो है वो मैं आइडेंटिफाई करा देता हूँ कि ये क्या मुराद है इनसे। जी, तो अभी आप देख रहे हैं ब्रोड-फ्रेंड ब्रेनर की इकोलॉजिकल थ्योरी का एक पिक्चर मॉडल। दरमियान में चाइल्ड है, सबसे इमीडिएट इन्वायरमेंट जो होती है वो उसका माइक्रो सिस्टम होता है, और ये वो सिस्टम होता है जिसमें हम अपना ज़्यादातर टाइम गुजारते हैं, जिसमें हमारी फैमिली आ जाती है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, सर्कल हमारा फैमिली सर्कल आ जाता है, पेरेंट्स आ जाते हैं, स्कूल आ जाता है, ठीक है, जॉब की जो है वो नेचर आ जाती है, ठीक है, यानी कि जो हमारे कलीग्स हैं वो आ जाते हैं। माइक्रो सिस्टम जिनमें हम अपना ज़्यादातर यानी कि कंसीडरेबल टाइम अपना, मैक्सिमम टाइम अपना माइक्रो सिस्टम में ही क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रो सिस्टम यानी कि इसमें हमारा कम लोगों के साथ ज़्यादा वास्ता रहता है, कम चीज़ों के साथ ज़्यादा वास्ता रहता है। उसके बाद आ जाता है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में क्या होता है, माइक्रो सिस्टम में मौजूद बहुत सारे अवामिल हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रो सिस्टम में मेरा पेरेंट्स शामिल है, मेरा स्कूल शामिल है, मेरे नेबर्स शामिल है, मेरे कलीग्स शामिल है, ठीक है, टीचर्स शामिल है, ये माइक्रो सिस्टम है। तो ये सारे जिस तरह मुझे इफेक्ट कर रहे हैं वो मेरा माइक्रो सिस्टम, अलग अलग इंडिपेंडेंट। मीजो सिस्टम में क्या होता है, मीजो सिस्टम में माइक्रो सिस्टम में मौजूद डिफरेंट अवामिल जो हैं वो मिलकर जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं या मुझे इफेक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर
पेरेंट्स और स्कूल, मेरे पेरेंट्स और मेरे स्कूल टीचर्स, ठीक है, उनका आपस में जो कनेक्शन है उसका भी मुझ पर इन्फ्लुएंस होना है। तो मीजो सिस्टम में क्या होता है कि माइक्रो सिस्टम में मौजूद अलग अलग अवामिल मुझ पर डायरेक्ट पहले असर अंदाज हो रहे थे। मीजो सिस्टम में क्या होता है कि वो अवामिल क्या होते हैं, मिलकर भी मुझ पर असर अंदाज हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मीजो सिस्टम। यानी कि माइक्रो सिस्टम में मौजूद अवामिल का आपस में इंटरेक्शन के नतीजे में जो मुझ पर असर पड़ेगा, जो चाइल्ड पर असर पड़ेगा, ठीक है। नेबर्स के साथ पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा है, टीचर्स के साथ फैमिली या पेरेंट्स के रिलेशनशिप कैसे, वगैरह वगैरह। एक्सो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट, वो होती है जिसमें बच्चा डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सिर्फ उससे इन्फ्लुएंस होता है। मिसाल के तौर पर इनडायरेक्ट क्या होता है कि पेरेंट जॉब करते हैं, ठीक है, उनकी तनख्वाह बढ़ती है, तनख्वाह किसकी बढ़ी है, वालिद की बढ़ी है, असर बच्चे पर भी होगा। उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, अब ट्रांसफ़र हुआ किसका है, पेरेंट्स का हुआ है, असर बच्चे पर भी होगा। यानी कि जो जो उससे अटैच चीज़ें जो है बदलेगी, उसका वो बदलेगी कोई और चीज़, लेकिन असर फिर भी किस पर होगा, बच्चे पर होगा। इसको कहते हैं एक्सो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम होता है सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कि आप किस कम्युनिटी में रह रहे हैं, आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, आपके फिनांस जो है मुल्की हालात कैसे हैं, ठीक है। जिस तरह हम बड़े पैमाने पर चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। मैक्रो किसे कहते हैं, बड़ा, कि आपकी एक मुल्क की पॉलिसीज़ कैसी हैं, आपकी फाइनेंस पॉलिसी कैसी है, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज़ क्या है, आपका नॉर्म्स कैसे हैं, ट्रेडिशंस कैसे हैं, रिवायात क्या है, ये जो बड़ा सेटअप है, ठीक है, इसको हम मैक्रो सिस्टम कहते हैं। क्रोनो का मतलब होता है टाइम। क्रोनो का मतलब भी क्या होता है, टाइम से, कि वक्त के साथ साथ जो चेंजेस आती है, ये अपवर्ड मूवमेंट होती है। याद रखिएगा, क्रोनो सिस्टम में मूवमेंट जो होती है वो अपवर्ड होती है, टाइम, क्योंकि वक्त आगे बढ़ता है, ठीक है। क्रोनो टाइम, कि टाइम के साथ साथ जो एक इंडिविजुअल में, चाइल्ड में, मिसाल के टाइम के साथ कैसे तब्दीली आती है। एक फैमिली है, बच्चा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी की लाइफ में टाइम के साथ तब्दीली ये आती है, उसकी इकोनॉमिक स्टेटस हाई हो जाता है, तब्दीली आ जाएगी। कोई कंपनी का लॉस हो जाता है, तब्दीली आ जाएगी। डाइवोर्स हो जाती है, तब्दीली आ जाएगी वक्त के साथ साथ, ठीक है। रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, तब्दीली आ जाएगी, ठीक है। प्राइस बॉन्ड निकल आता है, तब्दीली आ जाएगी। हादसा हो जाता है, तब्दीली आ जाएगी। टेक्नोलॉजी आ जाती है, इनोवेशन आ जाती है, लॉस हो जाता है। यानी कि वक्त के साथ साथ ये जो शिकस्त व रीख्त का सामना या नफ़ा नुकसान का सामना होता है, ठीक है, हालात व वाक़यात बदलते रहते हैं, उससे जो तब्दीली आएगी हमारी लाइफ में, ठीक है, वक्त के बढ़ने के साथ साथ, वो होती है क्रोनो सिस्टम का हिस्सा, ठीक है। चेंजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इनका ताल्लुक जो है वो क्रोनो सिस्टम के साथ होता है। तो ब्रून फ्रंट बर्नर क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब ये चाइल्ड होता है, वो ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है, सोसाइटी अकॉर्डिंग टू वेगोस्की उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ और फैक्टर्स हैं जिनको वो इकोलॉजिकल फैक्टर्स कहता है और 5 सिस्टम में डिवाइड करता है। ये भी टाइम टू टाइम एक बच्चे की जो नॉलेज है, उसका जो डेवलपमेंट है, उस पर असरअंदाज होते हैं। तो ये था एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट ब्रून फ्रंट बर्नर की थ्योरी का। अब जी 87 क्या है, ब्रून फ्रंट बर्नर थ्योरी वाज बेस्ड ऑन सिस्टम्स, कितने 5 सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है। अब फर्स्ट सिस्टम जो है आप लोग मैंने छोटा सा दिखाया है, बिल्कुल इमीडिएट इन्वायरमेंट जो होती है वो माइक्रो सिस्टम होता है। सेकंड जो ये बिल तरतीब है, मीजो सिस्टम होता है। उसके बाद है जी थर्ड एक्सो सिस्टम है, जो इंडायरेक्ट इन्वायरमेंट होती है। फोर्थ जो है वो मैक्रो सिस्टम होता है, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, लार्जर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। और फिफ्थ जो है वो क्रोनो सिस्टम होता है, जहाँ पे आप इसको दुरुस्त करेंगे, डी जवाब दुरुस्त है, जिसका ताल्लुक टाइम के साथ होता है, ठीक है। डी जवाब 92 की दुरुस्त है। तो लार्ज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, लार्ज का लफ्ज़ आ गया, लार्ज मैक्रो। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी किस में होता है, किस में होता है, मैक्रो सिस्टम में होता है, ठीक है। सो इसका ताल्लुक जो है वो मैक्रो सिस्टम। जिस तरह ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर, देखे ना, मशरक़ी और मगरबी रिवायात, ये बड़े कल्चर का हिस्सा है, ठीक है। कल्चरल चेंजेस है, कुछ यहाँ पे चीज़ें अलाउ है, वहाँ पे अलाउ नहीं है, कुछ वहाँ पे अलाउ है तो यहाँ पे अलाउ नहीं है, कल्चर की बात है। अच्छा, उसके बाद आ जाते एरिक्सन की थ्योरी क्या है जी एरिक्सन ने भी अपनी थ्योरी डेवलपमेंट की, जिसको साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है, ठीक है, जिसकी उसके 8 स्टेजेस जो है वो आइडेंटिफाई करें। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट एंड शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी, और वगैरह वगैरह, और आखिर तक 8 है, ठीक है, टोटल। तो खैर ये बिल्कुल तरतीब से है, ठीक है। तो इस थ्योरी को जो है वो लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहा जाता है। एरिक्सन के अकॉर्डिंग ये जो, क्योंकि बेसिकली जो एरिक्सन था, ही वॉज न्यू फ्राइडियन। अभी हम फ्राइड को आगे जाके पढ़ेंगे, तो फ्राइड ये कहता था कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो है वो बच्चे की लेटर लाइफ को डिटरमिन करते हैं। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जो चीज़ बच्चे ने चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस किया है, वो सारी ज़िंदगी उनको प्रोजेक्ट करता रहता है। लेकिन एरिक्सन क्या कहता था, ही वॉज न्यू फ्राइडियन, उसने इस बात पर इख्तलाफ किया। वो कहते कि नहीं, जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है,
बंदा सीखता रहता है, पढ़ता रहता है दूसरों के साथ, अपने साथ वगैरह वगैरह। तो ये लाइफ स्पैन थ्योरी कहते हैं इसको, ठीक है। थ्रू आउट द लाइफ जो है वो फैली होती है, तो इसी वजह से इसकी थ्योरी को लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहा जाता है। पहली जो स्टेज है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। कभी इसको मैं अलग से इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड करके आपको जो वो पढ़ाने की कोशिश करूँगा। एनीवेज अभी इसके हम स्टेजेस देखते हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इसकी जो पहली स्टेज है, ठीक है। फिफ्थ स्टेज जो है इसकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन या कन्फ्यूजन आ जाती है, ठीक है। अभी आपने इसको इतना याद करना है, तो कभी इसको मैं अलग से जो है इसका लेक्चर रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा। समथिंग विच प्रॉम्प्ट्स आपको उभारती है, कंपेल्स मजबूर करते हैं, एनर्जाइजेस एन इंडिविजुअल टू एक्ट और बिहेव इन अ सर्टन वे, पर्टिकुलर मैनर एट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर अटेनिंग सम स्पेसिफिक गोल, दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। वो कुव्वत जो आपको मजबूर करती है कुछ करने को, उभारती है आपको, दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। अच्छा जी, मैकडोगल्स प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट। आप देखिए यहाँ पे मोटिवेशन की डिफरेंट थ्योरीज की बात हो रही है, हर किसी ने अलग नज़रिया पेश किया कि कौन सी वो कुव्वत है जो हमें कुछ करने पर उभारती है। तो मैकडोगल्स का नज़रिया ये था कि हमारी फितरती तौर पर जो जबिलतें होती हैं वो हमें कुछ काम करने पर उभारती हैं। मिसाल के तौर पर परिंदे घोंसले क्यों बनाते हैं, वो सीखते नहीं है, जबिलत में होता है। बत्तख क्यों तैरते हैं, वो जबिलत में होता है, ठीक है। हर कोई अपनी जबिलत की बुनियाद पर मोटिवेटेड होता है और वैसा काम खुद ब खुद करने की सलाहियत रखता है। सिगमंड फ्रॉइड प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी जो है वो बहुत ही मशहूर थ्योरी है जिसको साइको एनालिटिकल थ्योरी कहा जाता है। इसमें से सवाल लाजमी आता है, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से सवाल नहीं है, और आएगा भी कौन सा वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। इन्हीं 4-5 चीज़ों में से सवाल आएगा। देखिए सिगमंड फ्रॉइड ने किस चीज़ के कीवर्ड्स क्या हैं, अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी, साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिकल अप्रोच की बात की थी जिसमें अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी का एक तरीकाकार, ठीक है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की बात की थी कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस डिटरमिन द लेटर पर्सनैलिटी, ठीक है। सेक्सुअलिटी एज द मेन मोटिवेटिंग फोर्स, यानी कि सेक्सुअलिटी पर बात की थी, ठीक है। उसके बाद ईड, ईगो और सुपर ईगो के कॉन्शियस, अनकॉन्शियस या सब कॉन्शियस यानी कि 3 लेवल्स ऑफ माइंड की बात की थी। तो ये चंद अहम चीज़ें हैं जो सिगमंड फ्रॉइड के बारे में हर पेपर में लाजमी इन्हीं से ही पूछा जाता है, ठीक है। कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की बात किसने की थी, अनकॉन्शियस माइंड की बात किसने की थी, सेक्सुअलिटी की बात किसने की थी एज ए मोटिवेटिंग फोर्स, साइको एनालिसिस की बात किसने की थी, सिगमंड फ्रॉइड ने की थी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी का हिस्सा है। एडलर ने सोशल अर्जेस की थ्योरी पेश की थी। अब देखिए फ्रॉइड कहता है कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें मोटिवेट करती है वो हमारा सेक्सुअलिटी, ठीक है, सेक्सुअल अर्ज है, ठीक है, जिसको वो लिबिडो कहता है, ठीक है। उसके बाद एडलर कहते हैं कि नहीं, हमें सोसाइटी अर्ज करती है, सोशल अर्ज, यानी कि हमारे जो कलीग्स हैं हम उनसे आगे निकलना चाहते हैं, अपने दोस्तों से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार ना हो और हम पोजेसिव हों, हमारे पास पावर हो, हमारे पास ज़्यादा उनसे कुछ ऐसी चीज़ हो जो हम उनको मतलब है प्रेजेंट कर सकें। तो हम अपने आप को उस इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स से बचाने के लिए उनसे आगे निकलने की ख्वाहिश रखते हैं। तो ये हम अर्ज कहाँ से लेते हैं? अपने सोसाइटी से, यानी कि सोशल अर्ज से। इसी तरह मैस्लो ने जो थ्योरी पेश की वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी कहलाती है, ठीक है, जिसको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहा जाता है कि इंसान अपनी नीड्स की बुनियाद पर उन नीड्स को आइडेंटिफाई करके उनको पूरा करता है और फिर इसी नीड्स के चार्ट के अकॉर्डिंग वो एक नीड के बाद दूसरी नीड और आखिरकार अपनी हतमी नीड यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो कि आखिरी लेवल है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स पहले आ जाती है, उसके बाद जाती है सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग आ जाती है तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर एस्टीम आ जाती है और आखिरी नंबर पर जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है, ठीक है। तो इसको हायरार्की ऑफ नीड मॉडल भी कहा जाता है। जो हाईएस्ट स्टेज है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज है, यानी कि अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से को रिकग्नाइज कर लेना, अपनी एबिलिटीज से आशना हो जाना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फैक्टर इफेक्टिंग मोटिवेशन आर मेनली कैरेक्टराइज्ड एज बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। 2 ऐसे फैक्टर हैं जो मोटिवेट कर सकते हैं। कौन कौन से? बायोलॉजिकल, एक बायोलॉजिकल है यानी कि जो हमारे इनहेरिटिकल है, ठीक है, जिनको हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और दूसरे साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल हमारे जिनका ताल्लुक हमारे माइंड के साथ होता है। सर्वाइवल, एग्जिस्टेंट एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट्स, दीज आर बायोलॉजिकल, ठीक है। सर्वाइवल हो गई, एग्जिस्टिंग यानी कि हमारी बका, बायोलॉजिकल कहते हैं हयातियाती तौर पर जो हमारा बका की चीज़ें ज़ामिन है, हमारी सर्वाइवल हो गई, एग्जिस्टेंट हो गई, दूसरों के साथ हमारा फिजिकल कांटेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारे बायोलॉजिकल है जो हमारी बका के ज़ामिन है, ठीक है, दीज आर बायोलॉजिकल। इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी, लव एंड अफेक्शन, ये हमारे क्या है? इंटरनल है। इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी, लव एंड अफेक्शन, ठीक है, मेंटल स्टेट्स है। दीज आर साइकोलॉजिकल मोटिव्स, ठीक हो गया। तो इनका ताल्लुक जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ होता है। 105 नंबर सवाल है, अ परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर इज कॉल्ड,
याद रखिएगा 2-3 डेफिनेशन आपस में बड़ी मिक्सअप हो जाती है। एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन इज द सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस। वो एजुकेशन होती है कि कुछ हम एक्सपीरियंसेस हैं जो बच्चों को ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंसेस का सेट जो होता है वो हमारी एजुकेशन कहलाता है। लेकिन उसके नतीजे में जो बच्चों के रवैये में तब्दीली आएगी तो तब हम कहेंगे कि बच्चों ने लर्न किया है। तो लर्निंग होती है चेंज इन बिहेवियर, और प्रॉपर लर्निंग क्या होती है? अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग हम तब कहेंगे जब एजुकेशन के नतीजे में, उस सेट ऑफ एक्सपीरियंस के नतीजे में बिहेवियर में तब्दीली आएगी, तब हम कहेंगे कि अब लर्निंग हुई है। तो लर्निंग इज व्हाट? चेंज इन बिहेवियर। और टीचिंग क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ नॉलेज या ट्रांसफर ऑफ एक्सपीरियंसेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टीचर के पास एक सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस है, वो उनको किधर ट्रांसफर करता है? स्टूडेंट्स में ट्रांसफर करता है। एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सपीरियंसेस, नॉलेज ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड टीचिंग। ठीक हो गया? तो ये अलग टीचिंग की डेफिनेशन है। उसके बाद है जी, इट इज़ एन एक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग बिहेवियर रीइंफोर्समेंट। अभी हम इंशाल्लाह ताला आगे चलकर नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी पढ़ेंगे बी एफ स्किनर की, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है। रीइंफोर्समेंट एक ऐसी फोर्स होती है जो हमें किसी अमल को करने पर बार बार उभारती है, तकवीयत देती है, स्ट्रेंथन करती है हमारे एक काम करने को, ठीक है। तो स्ट्रेंथन करती है, तकवीयत देती है, क्योंकि उससे हमें जब प्लेजर या तस्कीन हासिल होती है तब उसका उस अमल को बार बार करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट। तो 108 नंबर सवाल है और आज का आखिरी सवाल, इट इज़ समथिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, positive reinforcement that follows a desired act and encourage desired behavior. रिवॉर्ड क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई बच्चा काम करता है तो उसको उसके डिज़ायरेबल डायरेक्शन में मूव कराने के लिए कि उसने सही किया, हम उसको रिवार्ड देते हैं। तो हम उसको रिवार्ड क्यों देते हैं? एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पर कि उसका ये अमल मज़ीद उसमें तकवीयत हासिल हो, ठीक है, ताकि वो दोबारा भी इसी काम को दोबारा करे, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे? रिवार्ड देते हैं। तो दीज वर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज़ वर्क। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कीप वाचिंग। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।